इस हफ्ते भी बहुत कुछ घटा है इंडियन पॉलिटिक्स में। भारत की राजनीति की दुनिया में क्या कुछ हुआ, चलिए आइए आज पॉलिटिकल रिकैप में एक बार फिर इस हफ्ते की सारी पॉलिटिकल घटनाएं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स ताजा करते हैं। मैं मानसी हूं आपके साथ और एबीपी लाइव पॉडकास्ट। ये है एबीपी लाइव पॉडकास्ट में वोटकास्ट की खास पेशकश पॉलिटिकल रिकैप। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस वोटिंग की। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकेंड फेज के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग का समय शाम 6 बजे खत्म हो गया। 5 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 76.06% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी में सबसे कम 53% के आसपास मतदान हुआ। इससे पहले छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बूथ पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटों बालूरघाट और रायगंज में सेंट्रल फोर्सेस महिलाओं को वोटिंग से रोक रही है। बालूरघाट में बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हुई है। आज आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में आज दोबारा वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव की घोषणा की थी। 2019 में सेकेंड फेज की सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। इन 2019 इलेक्शंस कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी और अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 1202 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1098 पुरुष और 102 महिला उम्मीदवार हैं। 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर से हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और ये जो सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग रहा फ्राइडे को, इसके बाद 5 फेज की वोटिंग 1 जून तक खत्म होगी। इसके बाद 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस हफ्ते मंगलसूत्र और विरासत टैक्स कुछ ज्यादा ही खबरों में छाया रहा। एक बार इस पॉलिटिकल रिकैप में आपको बता देते हैं आखिर मुद्दा क्या था। पहले इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बता देते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने कई चुनावी भाषणों में कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद माता पिता से मिलने वाली विरासत पर टैक्स लगाएगी, जिसे इनहेरिटेंस टैक्स भी कहते हैं। मोदी के मुताबिक कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब किताब करेंगे, इसके बाद वो इसे उनमें बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। मनमोहन ने कहा था कि प्रॉपर्टी पर पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में कहा। विरासत टैक्स को लेकर भाजपा हमलावर तब हुई जब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैप पित्रोदा ने इसे लेकर एक बयान दिया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की फैसिलिटी है, भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। पित्रोदा ने कहा, अगर अमेरिका में किसी के पास $10 करोड़ की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को इनमें से 45% और बाकी 55% सरकार ले लेगी। मेरी नजर में ये अच्छा है, ऐसा सैम पित्रोदा ने कहा। बाद में पीएम मोदी ने इस बयान को कांग्रेस की लूटने वाली सोच बताया। हालांकि पित्रोदा ने अपने बयान से किनारा कर लिया और फिर कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये उनके निजी विचार हैं, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मैनिफेस्टो की बुकलेट लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा, हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत टैक्स का जिक्र तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंगलसूत्र वाले बयान की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की चुनावी रैली में कहा था कि कांग्रेस महिलाओं के गहने और मंगलसूत्र लेकर पैसा ऐसे लोगों में बांट देगी जिनके अधिक बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। ये पीएम के शब्द थे। उन्होंने 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में ये बयान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र पर बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। प्रियंका ने कर्नाटक में कहा, पिछले 2 दिनों से बहकी बहकी बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र, आपका सोना छीनना चाहती है। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या किसी ने आपका सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? उन्होंने ये सवाल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं
इस हफ्ते क्योंकि मुस्लिम्स और ओबीसी रिजर्वेशन की भी खूब चर्चाएं रही। अब ये मुद्दा क्या है ये भी आपको बता देते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में, अगली पॉलिटिकल अपडेट में। पीएम मोदी चुनावी स्पीच में जगह जगह ये बोले, कर्नाटक की तरह देश से ओबीसी का हक छीन मुसलमानों को देगी कांग्रेस। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी समाज के 27% कोटे को चोरी करने का खेल खेला है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। इनके कोटे से आरक्षण काटकर पर्दे के पीछे खेल खेला है। ओबीसी समाज की आंखों में धूल झोंककर रातों रात मुस्लिम समाज के अगड़े अमीरों को ओबीसी बना दिया है। परिणाम ये हुआ कि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा हक मुस्लिमों के खाते में चला गया, उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। ये पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में कहा। इसी को लेकर मुस्लिम्स और ओबीसी रिजर्वेशन मैटर पर काफी चर्चाएं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने चुनावी भाषण पर नोटिस जारी कर दिया है। बताते हैं हमारी अगली इस पॉलिटिकल अपडेट में। चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर गुरुवार इस हफ्ते नोटिस जारी किया। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया है। चुनाव आयोग के पोल पैनल ने कांग्रेस और भाजपा की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी किया। यह पहली बार है जब आयोग ने स्टार प्रचारक की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया। पीएम मोदी भाजपा और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए ईसी पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग से पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। शिकायत में क्या कहा यह भी बता देते हैं। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी, जिसका ईसी ने जिसके ऊपर नोटिस दिया पीएम मोदी को। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। राहुल गांधी के खिलाफ की शिकायत हुई, क्या जवाब इसी ने उनसे मांगा, चलिए ये भी आपको बता दें। राहुल ने 12 अप्रैल को केरल की चुनावी सभा में गरीबी बढ़ने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में। अगली पॉलिटिकल अपडेट ईवीएम और वीवीपैट स्लिप से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी, लेकिन एक बड़ा फैसला भी दिया। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया। सुनवाई शुक्रवार को हुई। बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस संजीव खन्ना की थी। दोनों ने एक मत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी कि वोट देने की प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। वोटर पोलिंग बूथ जाएगा, अंगुली पर स्याही लगेगी, चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बटन दबाएगा, वोटर बैलेट यूनिट में कैंडिडेट के नाम के सामने का बटन दबाएगा और फिर कुछ सेकंड तक वीवीपैट की लाइट में अपनी पर्ची देख सकेगा। फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट्स के लिए एक रास्ता खुला है, वो ईवीएम की जांच करवा सकेंगे। कैसे ये भी आपको बता दें। दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को अगर शक है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के अंदर शिकायत कर सकता है। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। इन 5% ईवीएम को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि चुनेगा। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को ही उठाना होगा। खर्च कितना आएगा इसके फैसले का जिक्र नहीं है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद चुनाव आयोग बताएगा कि जांच में कुल कितना खर्च आएगा और आयोग इसे नोटिफाई करके बताएगा। जांच के बाद अगर ये साबित हो जाता है ना कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च लौटा दिया जाएगा। अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि वो पीएम को कांग्रेस का न्याय पत्र, जो कि उनका कांग्रेस मैनिफेस्टो है, वो समझाना चाहते हैं ताकि वे प्रधानमंत्री के तौर पर गलत बयान न दे। खड़गे ने चिट्ठी में कहा, आपके सलाहकार आपको उन चीजों के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में है भी नहीं। इसीलिए उन्होंने पीएम से आग्रह किया कि मुझे आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर मैनिफेस्टो समझाने में
खुशी मिलेगी। अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। हमारे पॉलिटिकल रिकैप में अब हम बात कर लेंगे अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में हैं। 7 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड ने 25 अप्रैल को कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल को दिन में 2 बार 5 दिन इंसुलिन की कम मात्रा वाला डोज दे। 5 दिन बाद फिर केजरीवाल की हेल्थ का रिव्यू किया जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी, जिसमें यह आरोप लगाया कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है और मुख्यमंत्री के लिए तिहाड़ टॉर्चर हाउस बन गया है। वहीं दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसी दिन राजधानी की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार 27 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद है, इसलिए उनकी पत्नी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात अखिलेश यादव की कर लेते हैं। बता दें कि कन्नौज लोकसभा चुनाव के लिए सपा उम्मीदवारी को लेकर मचा सस्पेंस एक दिन पहले तक जारी था और बुधवार की शाम इस हफ्ते यह तय हुआ था कि यहां से सपा के उम्मीदवार अखिलेश यादव ही होंगे। उनके पहले यहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन 2 दिन पहले अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार जब घोषित किया गया, इसे लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। ये बात पार्टी आलाकमान तक जब पहुंची तो ये तय माना गया और ये हो भी गया कि अखिलेश यादव ही यहां से यानी कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अगली और आखिरी पॉलिटिकल अपडेट, इस पॉलिटिकल रिकैप की जो है वो भी आपको बता दें। बात यूट्यूबर मनीष कश्यप की कर लेते हैं। बिहार के पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए इस हफ्ते। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन भाजपा नेता मनोज तिवारी ने उनकी मां को फोन कर उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा और वो अपनी मां की बात नहीं टाल सकते। इस हफ्ते जो कुछ मेजर पॉलिटिकल हैपनिंग्स रही इंडिया की, वो इस पॉलिटिकल रिकैप में मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे विद ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट पॉलिटिकल रिकैप।